ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी को जारी रखते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और उसके कार्यों के बारे में विस्तारित रूप से हम यहाँ पर बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों माइटोस और कॉन्ड्रियोन से मिलकर बना है। माइटोस और कॉन्ड्रियोन दो शब्द हैं यहाँ पर। माइटोस और कॉन्ड्रियोन से मिलकर बना हुआ होता है। माइटोस का अर्थ है धागे जैसी यानी थ्रेड लाइक, और कॉन्ड्रियोन का अर्थ है ग्रेनुअल यानी कण। माइटोकॉन्ड्रिया बहुवचन है, जिसका मतलब है एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया। और सिंगुलर जब शब्द हम यूज़ करते हैं तो हम इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियोन। माइटोकॉन्ड्रिया जब केवल आप एक सिंगुलर एक वचन के लिए एक माइटोकॉन्ड्रिया को आप काम में लेंगे तो आप इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियोन, और जब इसको आप प्लूरल में लेंगे तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि नॉर्मली जो सेल्स होती है कुछ अपवादों को छोड़कर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या मोर देन 1 होती है। तो माइटोस ग्रीक भाषा का शब्द है और कॉन्ड्रियोन भी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिससे माइटोस और कॉन्ड्रियोन से मिलकर बना है माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में इसको सूत्र कणिका कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कॉलिकर नामक वैज्ञानिक था। कॉलिकर वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कीटों की रेखित मांसपेशियों में इसको देखा था तथा माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया है। डिस्कवरी यानी खोज करने का श्रेय कॉलिकर को जाता है। नाम जो दिया है माइटोकॉन्ड्रिया को वो बेंडा नामक वैज्ञानिक द्वारा सबसे पहले दिया गया था। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम दिया है और ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा है। बायोप्लास्ट क्या है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बाहरी झिल्ली को हम रिमूव कर दें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा उसको बायोप्लास्ट जो शब्द है वो शब्द ऑल्टमैन ने दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया मुख्यतः जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके जैसे होते हैं। रिकेटिस्ट जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया के जैसे ये दिखाई देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्रोकैरियोटिक सेल है ज़्यादातर जो कैरेक्टर हैं आपस में दोनों से मिलते जुलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मैटरनल इनहेरिटेंस और यहाँ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए भी जिम्मेदार होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अलावा जो केंद्रक है, हमने पहले केंद्रक को हम पढ़ चुके हैं। हमने केंद्रक को पढ़ा तो हमने देखा कि केंद्रक में जो गुणसूत्र मौजूद होता है वो गुणसूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने का काम करता है। तो मेन रूप से जो मुख्य रूप से अगर हम लोग देखते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का जो काम है और उनको जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड करने का जो काम है वो न्यूक्लियस करता है। लेकिन चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी कई बार कुछ ऐसे जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। खासकर मदर से रिलेटेड जो कैरेक्टर होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक वंशानुगति या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। मात्र लक्षणों की जो वंशागति होती है, कुछ विशेष प्रकार के मात्र लक्षणों की वंशागति के लिए ये दोनों कोशिकांग जिम्मेदार होते हैं। जैसे कप्पा कणों की वंशागति, जो कप्पा कण होते हैं पैरामीशियम में, उन कप्पा कणों की जो वंशागति होती है तो वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। जो कोशिकाएं मेटाबॉलिक रूप से जितनी अधिक एक्टिव होगी उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उतना अधिक होगा। वे कोशिकाएं जो मेटाबॉलिक रूप से कम एक्टिव होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को लेकर निश्चित नहीं है। 500 से लेकर 1600 तक ये संख्या हो सकती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और जो अनॉक्सी शोषण करने वाली कोशिकाएं हैं या जो ओल्ड आरबीसी सेल्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत कम होगी। मैंने कहा कि वे कोशिकाएं जो मेटाबॉलिक रूप से अधिक सक्रिय होती हैं उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी। जो कोशिकाएं
मेटाबॉलिक रूप से इनएक्टिव होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होगा वो कम पाया जाता है। ग्रीन शैवाल, माइक्रोक्रिस्टियस और स्पोरोजॉइट जो होते हैं, ग्रीन शैवाल है एक, माइक्रोस्टेरियस और स्पोरोजॉइट जो होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होती है। उसी तरह से काओस अमीबा में और प्लेमिक्सा में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं इनमें काओस अमीबा और प्लेमिक्सा में। जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग संरचना देखेंगे तो आमतौर पर यह सॉसेज आकार का या बेलनाकार तंतुमय या छड़ जैसा होता है। इनका व्यास 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, लंबाई 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दूरी झिल्ली से घिरा हुआ एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। अगर हम इसकी संरचना को देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं बाहरी झिल्ली की। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की तरफ जो झिल्ली उपस्थित होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड से बनी हुई झिल्ली होती है। फास्फोलिपिड में फास्फेटिडिल कोलिन की मात्रा अधिक होती है। इस झिल्ली की मोटाई 7 से 17 एंगस्ट्रॉन होती है। ये जो बाहरी झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर की तरफ जो लेयर मौजूद हैं, जो बाहर की तरफ आप झिल्ली देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की तरफ, ये बाहरी लेयर आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये बाहरी झिल्ली है। ये झिल्ली पारगम्य होती है रेदर दैन इनर मेम्ब्रेन की तुलना में काफ़ी बड़े अणुओं को अंदर बाहर आने की ये इजाज़त देती हैं। यहाँ पर प्रोटीन जो होते हैं वो कैरियर के रूप में काम करते हैं, जिनको पोरीन्स कहा जाता है, वो कैरियर के रूप में काम करते हैं। पोरीन्स होते हैं। बाहरी झिल्ली पर कई वृत्तहीन कण पाए जाते हैं जिन्हें सब यूनिट ऑफ पार्सन भी कहा जाता है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, 2 माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के बीच में, ये जो बाहरी और आंतरिक और बाहरी झिल्ली है उसके बीच का जो स्पेस है ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। इसका जो आकार है वो लगभग 80 to 100 एंगस्ट्रॉन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर और अंदर की तरफ जो झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, कई वलन्स पाए जाते हैं, वो वलित होती है, फोल्डेड होती है। बाहरी झिल्ली एकदम स्मूथ होती है, किसी तरह का फोल्डेड नहीं होगा, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है। इसमें फॉस्फोराइलेशन के ऑक्सीडेटिव एंजाइम इस झिल्ली पर पाए जाते हैं। एटीपी संश्लेषण हेतु एंजाइम भी यहाँ पर पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली की जो बाहरी सतह होती है उसको सी फेस कहा जाता है और इनर जो फेस होती है उसको एम फेस कहा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन, कई तरह के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, फैटी एसिड, कोएंजाइम लाइगेज जैसे एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सी। आउटर कंपार्टमेंट में एडिनाइलेट काइनेस होती है। इनर में एटीपी से संबंधित, सिंथेसिस से संबंधित जितने भी एंजाइम हैं वो इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और क्रेब्स साइकिल से संबंधित जितने भी एंजाइम हैं, चाहे वो मैलेट, आइसोसिट्रेट, डिहाइड्रोजीनेज, सिट्रस सिंथेटेज, अल्फा कीटोग्लूटारेज, डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम्स हैं। ये सारे एंजाइम जो क्रेब्स चक्र से संबंधित हैं वो सारे के सारे एंजाइम कहाँ पाए जाएंगे? मैट्रिक्स में। एक अपवाद है सक्सिनिक डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम। सक्सिनिक डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम आंतरिक झिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है। क्रेब्स चक्र से संबंधित जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। लेकिन सक्सिनिक डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम जो होगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ पाया जाता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्रेब्स चक्र से रिलेटेड ऐसा कौन सा एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजीनेज एंजाइम। हमने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है वो इस तरह से पूरी तरह से फोल्डेड पाई जाती है। ये जो फोल्डेड पार्ट होते हैं इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इन फोल्डेड पार्ट को? क्रिस्टी कहा जाता है। प्रत्येक क्रिस्टी पर कुछ छोटी संरचनाएं होती है, इनको ऑक्सीसोम कहा जाता है। ये टेनिस के रैकेट के समान संरचनाएं पाई जाती है
और यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, एटीएस जो होता है, जो एटीपी निर्माण का प्रमुख सिस्टम है बॉडी में, वो एटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर उपस्थित ऑक्सीसोम में चलता है। ऑक्सीसोम का निर्माण जो है 2 कारकों द्वारा होता है। ऑक्सीसोम का निर्माण, इसको F1 और FO कहा जाता है। ऑक्सीजम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से जुड़े रहते हैं। ये इनको मोरमैन पार्टिकल्स भी कहा जाता है। मोरमैन, फर्नांडिस मोरमैन एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इनकी खोज की है। उन्हीं के नाम के आधार पर इनको मोरमैन पार्टिकल्स कहा जाता है। इसके अलावा इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं। ऑक्सीजोम कहा जाता है, F1 FO पार्टिकल इसको कहा जाता है, मोरमैन पार्टिकल इसको कहेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर एटीपी निर्माण से संबंधित एंजाइम, जो एटीपी सिंथेसिस से संबंधित एंजाइम है, एटीपी निर्माण से संबंधित जो एंजाइम है एटीपीएस, ये एंजाइम यहाँ पर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से संबंधित जो एंजाइम है वो एटीपीएस एंजाइम होता है। दो भाग हैं ऑक्सीसोम के। हेड जो होगा वो F1 कहलाएगा और इसका जो बेस है वो F0 कहलाएगा। बेस पार्ट जो होता है वो इनर मैम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, यानी कि जो क्रिस्टी है वो इनर मैम्ब्रेन है क्रिस्टी, उस क्रिस्टी से इनर मैम्ब्रेन से ये जुड़ा हुआ पाया जाता है। ये F0 या FO भाग इसको कहते हैं। और F1 पार्टिकल जो होगा ये एटीपी सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार भाग है। यहाँ हेड जो होगा यहाँ एटीपी से संबंधित एंजाइम पाए जाएंगे। यहाँ पर ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ चलता है और अंत में जो आखिरी उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, एटीपी, ADP प्लस फॉस्फेट मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में अधिकतम मात्रा में एटीपी बनते हैं, इस कारण इसे पावर हाउस ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह इसी कारण इसको कहते हैं। मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे भीतरी जो है रीजन है, क्रिस्टी के भीतर का जो रीजन है, ये भाग क्या कहलाएगा, यहाँ मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स जो भाग होता है वो क्रेब्स साइकिल से संबंधित जितने भी एंजाइम हैं वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को छोड़कर क्रेब्स चक्र में काम आने वाले सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ये झिल्ली से घिरे हुए द्रव से भरा हुआ भाग होता है। ये इसमें माइटोकॉन्ड्रियल रूप से इसमें 70S प्रकार का जो मैट्रिक्स जो होगा, माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल, अगर हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो राइबोसोम होगा वो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार के राइबोसोम की उपस्थिति इसको जीवाणु, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उससे इसका काफ़ी कुछ नियर बाई ये सेल हैं। तो वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति है वो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति, माइटोकॉन्ड्रिया खुद का tRNA होता है और माइटोकॉन्ड्रिया खुद का DNA भी पाया जाता है मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल DNA की उपस्थिति के कारण ही इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA के कारण, चूँकि माइटोकॉन्ड्रियल DNA और माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो होगा वो डबल स्टैंड होता है, नेक्ड है, ग्रेनुलर है, सर्कुलर है। तो 2 कैरेक्टर हैं जो बहुत नियर बाई हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। एक है प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम एंड सेकेंड प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स। लीनियर नहीं है, सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल की उपस्थिति के कारण इनकी जो उत्पत्ति है जीवाणु कोशिकाओं से हुई मानी गई है। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोकैरियोट से काफ़ी रिजेंबल करते हैं। यहाँ पर जो DNA है उसमें GC, ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात अधिक होता है। ये कुल DNA का 1% भाग होता है। तो ये सेल
ये सेल जो है, सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए मौजूद होता है। यहाँ पर जो डीएनए की मौजूदगी के कारण इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन यानी अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त अंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 70S राइबोसोम के कारण ये अपना प्रोटीन स्वयं बनाता है। प्रोटीन निर्माण करने में माइटोकॉन्ड्रिया सक्षम है। दूसरा यहाँ पर डीएनए है। डीएनए के कारण क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होने के कारण ये खुद के जैसा नया डीएनए बनाने में सक्षम है। तो डीएनए और प्रोटीन दोनों के निर्माण में माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं सक्षम होने के कारण इसको अर्ध स्वायत्त, अर्ध यानी आधा, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम हैं, वे एंजाइम केंद्रक द्वारा नियंत्रित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का नियंत्रण उन पर नहीं है। इस कारण इसको अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। तो अर्ध स्वायत्त अंग के लिए दो चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया में जिम्मेदार हैं। एक है 70S राइबोसोम की उपस्थिति और दूसरा है डीएनए की मौजूदगी। इन दो चीज़ों के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। इसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रोटीन और डीएनए का रेप्लिकेशन ये स्वयं करता है, लेकिन कुछ प्रोटीन का नियंत्रण, कुछ एंजाइमों का नियंत्रण, एंजाइम जो है उनका नियंत्रण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा स्वयं न करके केंद्र द्वारा किए जाने के कारण ये अर्ध स्वायत्त अंग होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में अगर किसी कारण से उत्परिवर्तन हो जाता है तो एक डिजीज उत्पन्न होती है, लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी। नाम याद रखना, लेबर ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये ऑप्टिक नर्व से संबंधित है, जिससे ये नर्व नष्ट हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का उपयोग फाइलोजेनेटिक्स में भी किया जाता है। मैंने आपको बता ही दिया, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है जो 50S और 30S उपइकाइयों से बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में mRNA और tRNA और rRNA भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या काम होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय रेस्पिरेशन, यानी अगर साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन का स्थल है ये। माइटोकॉन्ड्रिया को एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, कोशिकीय श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इसको पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस का प्रमुख केंद्र है कोशिका के अंदर। कोशिका में एटीपी कहाँ सिंथेसिस हो रही है? F0 F1 पार्टिकल, जिन्हें ऑक्सीसोम कह रहे हैं। हेड में जो FO भाग है वहाँ पर एटीपीएज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी का सिंथेसिस होता है, और एटीपी सिंथेसिस के लिए जो चक्र चलता है उसको हम ETS कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ चलता है? क्रिस्टी के ऊपर उपस्थित F1 F0 कणों में, ऑक्सीसोम में, और जो मैट्रिक्स होती है उसमें क्रेब्स साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया का। न्यूरॉन्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया न्यूरो हार्मोन के निर्माण में सक्षम होते हैं। विटेलोजेनेसिस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया काइनेज एंजाइम पित्त को घना और अघुलनशील बनाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। सेल विद इन सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका के अंदर कोशिका अंग क्यों कहा जाता है? कोशिका के अंदर कोशिका अंग इसको इसलिए सेल विद इन सेल ऑर्गेनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड राइबोसोम की उपस्थिति होने के कारण जो सेल काम कर रही है वही काम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया करने के कारण इसको सेल विद इन सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति पुराने माइटोकॉन्ड्रिया यानी पूर्व में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। मॉर्कुलस ने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल की भांति, जो मेर्गुलस एक साइंटिस्ट हुए उन्होंने कहा है कि माइटोकॉन्ड्रियन प्रोकैरियोटिक सेल की बात यूकैरियोटिक सेल में रहते हैं, कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाने वाली एक तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। किसने कहा? मॉर्गुलस ने। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइजोम की उपस्थिति और डीएनए की सर्कुलर फॉर्म में उपस्थित होना प्रोकैरियोट से रिजेंबल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर ओरिजिन देखते हैं तो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से इसकी उत्पत्ति हुई बताई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित करने के लिए जीसस ग्रीन बी अभिरंजन को काम में लिया जाता है। अगली टर्म आ रही है वो है माइकोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट जो होते हैं, माइटोप्लास्ट का मतलब होता है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए तो इसे हमें माइटोप्लास्ट कहते हैं।
यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया जाता है। तो आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव करने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना बचती है उसको माइटोप्लास्ट कहा जाता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये प्रश्न नॉर्मली पूछा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नंबर क्या है, इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की है। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम भी देख लेते हैं। ऑक्सीसोम ऑफ F1 पार्टिकल अकर ऑन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन सरफेस यानी क्रिस्टी पर पाए जाते हैं, जो मुख्यतः एटीपी सिंथेसिस से संबंधित हैं, क्योंकि यहाँ पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है और एटीएस साइकिल जो है वो यहीं पर जुड़ा है। ये आंतरिक झिल्ली से जुड़े हुए रहते हैं। इन्हें ऑक्सीसोम, मोरमैन पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F1FO पार्टिकल्स भी कहा जाता है। Select the wrong statement from the following. Both chloroplast and mitochondria contain inner and outer membrane. Yes. Both chloroplast and mitochondria have internal compartment, the thylakoid, spaced bound the thylakoid membrane. The chloroplasts are generally much larger than mitochondria. Both chloroplast and mitochondria contain DNA. The chloroplasts are generally much larger than mitochondria. ये wrong statement है, बाकी सब सही है। In mitochondria, cristae act as site of protein synthesis, phosphorylation of flavoprotein, breakdown of oxidative reduction reaction. तो oxidative reduction reaction. All the statements are true except mitochondria are called the power plant or powerhouse of the cell. बिल्कुल। mitochondria DNA को empty DNA, mitochondria site of oxidative phosphorylation बिल्कुल। कैल्विन साइकिल कहाँ चलता है? क्लोरोप्लास्ट में। The inner mitochondrial membrane has NADH dehydroxy complex, BC1 complex, cytochrome oxidase complex, all of the above. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं जिनकी हमने यहाँ स्टडी की। आप लोगों को ध्यान में रखिए और अच्छी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।